हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं 13 प्रॉब्लम्स की 5वीं पहेली। मोटिव बनाम अपॉर्चुनिटी। जब इरादे और मौके के बीच छिपा था कत्ल का सच, एक शख्स की रहस्यमयी मौत। सबूत साफ हैं पर कहानी धुंधली। किसी के पास था मोटिव करने की वजह और किसी के पास थी अपॉर्चुनिटी करने का मौका। ट्यूसडे नाइट क्लब के सदस्य एक एक करके अपनी राय रखते हैं, पर सच्चाई तक पहुंच पाती हैं सिर्फ मिस मार्पल, जो जानती हैं कि इंसानी चेहरे से ज्यादा डरावना कुछ नहीं होता उसकी सोच। क्या असली राजा उस वक्त में छिपा है जब वार हुआ, या उस दिल में जिसने वार किया? सुनिए अगाथा क्रिस्टी की ये रोमांचक कहानी, मोटिव वर्स अपॉर्चुनिटी, जहां हर शब्द में है रहस्य और हर जवाब में एक नया सवाल। अब मोड़ आता है उस विवाद में जहां मोटिव और अवसर आपस में भिड़ते हैं। किसने चाहा क्रियम और किसे मिला मौका? कहानी सुनिए और सोचिए, किस ओर तौल झुकेगी? मिस मार्पल की अंतर्दृष्टि इस जंग को हल करेगी। मिस्टर बेथरिक ने सामान्य से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ढंग से अपना गला साफ किया। मुझे डर है कि मेरी छोटी सी समस्या आप सबको साधारण लगेगी, उन्होंने क्षमा याचना करते हुए कहा। जो सनसनीखेज कहानियां हम सुन रहे हैं उसके बाद मेरी समस्या में कोई खून खराबा नहीं है, बल्कि यह मुझे एक दिलचस्प और काफी चतुराई भरी छोटी सी समस्या लगती है, और सौभाग्य से मैं इसका सही उत्तर जानने की स्थिति में हूं। यह बहुत कानूनी तो नहीं है ना? जॉयस लैम्प्रियर ने पूछा। मेरा मतलब कानून के कुछ पहलुओं और 1881 के बारनबी बनाम स्किनर मामले वगैरह से है। मिस्टर पेथरिक ने अपने चश्मे के ऊपर से उसकी ओर प्रशंसा से मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं मेरी प्यारी युवती, इस बारे में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह बिल्कुल सरल और सीधी है, और कोई भी आम आदमी इसे समझ सकता है। अब कोई कानूनी बहस नहीं, मिस मार्पल ने उस पर बुनाई की सुई हिलाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, मिस्टर पैथरिक ने कहा। अच्छा, मुझे इतना यकीन नहीं है, लेकिन चलो कहानी सुनते हैं। यह मेरे एक पूर्व मुवक्किल से संबंधित है। मैं उन्हें मिस्टर क्लोड कहूंगा, साइमन क्लोड। वे काफी धनी व्यक्ति थे और यहां से ज्यादा दूर नहीं एक बड़े घर में रहते थे। उनका एक बेटा युद्ध में मारा गया था और इस बेटे ने एक बच्ची छोड़ी थी। उसके जन्म के समय उसकी मां का देहांत हो गया था और अपने पिता की मृत्यु के बाद वह अपने दादा के पास रहने आ गई थी, जो तुरंत उससे बेहद जुड़ गए थे। छोटी क्रिस अपने दादा के साथ जो चाहे कर सकती थी। मैंने कभी किसी आदमी को एक बच्चे में इतना डूबा हुआ नहीं देखा, और मैं आपको उसके दुख और निराशा का वर्णन नहीं कर सकता जब 11 साल की उम्र में उस बच्चे को निमोनिया हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। बेचारा साइमन क्लोड बेसुध था। उसका एक भाई हाल ही में खराब परिस्थितियों में मर गया था, और साइमन क्लोड ने उदारतापूर्वक अपने भाई के बच्चों, 2 लड़कियों ग्रेस और मैरी और एक लड़के जॉर्ज को घर देने की पेशकश की थी। हालांकि वह अपने भतीजे और भतीजियों के प्रति दयालु और उदार थे, फिर भी बूढ़े व्यक्ति ने उन पर अपने नन्हे पोते के प्रति दिखाए गए प्रेम और समर्पण का कोई अंश कभी खर्च नहीं किया। जॉर्ज क्लोड के लिए पास के एक बैंक में नौकरी मिल गई, और ग्रेस ने फिलिप कैरोड नामक एक चतुर युवा शोध रसायनज्ञ से विवाह कर लिया। मैरी, जो एक शांत आत्मनिर्भर लड़की थी, घर पर रहती थी और अपने चाचा की देखभाल करती थी। मुझे लगता है वह अपने शांत दिखावटी स्वभाव के कारण उनसे बहुत स्नेह करती थी, और सभी को लगता था कि सब कुछ बहुत शांतिपूर्वक चल रहा था। मैं कह सकती हूं कि नन्हे क्रिस्टोबेल की मृत्यु के बाद साइमन क्लोड मेरे पास आए और मुझे एक नई वसीयत बनाने का निर्देश दिया। इस वसीयत के द्वारा उनकी बहुत बड़ी संपत्ति उनके भतीजे और भतीजियों के बीच बराबर बराबर बांट दी गई, प्रत्येक को 1/3 हिस्सा। उसका ईमानदार लेकिन ज्यादा चमकदार न लगने वाला चेहरा उलझन और चिंता से भरा हुआ था। यह स्पिरिट का धंधा बद से बदतर होता जा रहा है।
कौन सा भूत प्रेत का मामला? मैंने बहुत हैरान होकर पूछा। फिर जॉर्ज ने मुझे पूरी कहानी सुनाई। कैसे मिस्टर क्लोड धीरे धीरे इस विषय में रुचि लेने लगे और कैसे इस रुचि के चरम पर उनकी मुलाकात एक अमेरिकी माध्यम श्रीमती यूरिडाइस स्प्रैग से हुई। यह महिला, जिसे जॉर्ज एक घोर ठग कहने में जरा भी नहीं हिचकिचाते थे, साइमन क्लोड पर काफी हावी हो गई थी। वह लगभग हमेशा घर में ही रहती थी और कई बार ऐसी प्रार्थना सभाएं होती थीं जिनमें क्रिस्टोबेल की आत्मा उस स्नेही दादा के सामने प्रकट होती थी। मैं अभी कह सकता हूं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अध्यात्मवाद का उपहास और तिरस्कार करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैं प्रमाण में विश्वास करता हूं और मुझे लगता है कि जब हम निष्पक्ष होकर अध्यात्मवाद के पक्ष में प्रमाणों का मूल्यांकन करते हैं तो बहुत कुछ ऐसा बचता है जिसे धोखाधड़ी नहीं कहा जा सकता या हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसलिए जैसा कि मैं कहता हूं, मैं न तो आस्तिक हूं और न ही नास्तिक। कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिनसे कोई असहमत नहीं हो सकता। दूसरी ओर अध्यात्मवाद धोखाधड़ी और छल कपट को बहुत आसानी से जन्म देता है और युवा जॉर्ज क्लोड ने मुझे श्रीमती यूरिडाइस स्प्रैग के बारे में जो कुछ भी बताया, उससे मुझे और भी यकीन हो गया कि साइमन क्लोड बुरे हाथों में है और श्रीमती स्प्रैग शायद सबसे बुरे किस्म की धोखेबाज हैं। व्यवहारिक मामलों में चतुर बूढ़ा आदमी अपने मृत पोते के प्रति प्रेम के मामले में आसानी से थोपा जा सकता था। अपने मन में बातों को उलटते पलटते मैं और भी बेचैन हो गया। मुझे युवा क्लोड, मैरी और जॉर्ज बहुत पसंद थे और मुझे एहसास हुआ कि यह श्रीमती स्प्रैग और उनके चाचा पर उनका प्रभाव भविष्य में मुसीबत का कारण बन सकता है। सबसे पहले मैंने साइमन क्लोड से मिलने का बहाना बनाया। मैंने श्रीमती स्प्रैग को एक सम्मानित और मिलनसार अतिथि के रूप में पाया। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मेरी सबसे बुरी आशंकाएं सच हो गईं। वह एक मध्यम आयु वर्ग की हृष्ट-पुष्ट महिला थीं, जो भड़कीले अंदाज में कपड़े पहने हुए थीं। हमारे प्रियजन जो चले गए हैं और इसी तरह की अन्य बातों के बारे में बेतुके वाक्यांशों से भरा हुआ। उसका पति भी घर में रह रहा था, श्री अबशालोम स्प्रैग, एक दुबले पतले आदमी, उदास चेहरे और बेहद छिपी आंखों वाला। जैसे ही मुझे मौका मिला, मैंने साइमन क्लोड को अपने पास बुलाया और उनसे इस विषय पर चतुराई से बात की। वह उत्साह से भरे हुए थे। यूरिडाइस स्प्रैग अद्भुत थीं। उन्हें एक प्रार्थना के जवाब में सीधे उनके पास भेजा गया था। उन्हें पैसों की कोई परवाह नहीं थी। किसी दुखी दिल की मदद करने का आनंद ही उनके लिए काफी था। नन्हे क्रिस के लिए उनके मन में एक मां जैसी भावना थी। वह उसे लगभग बेटी जैसा मानने लगे थे। फिर उन्होंने मुझे विस्तार से बताया कैसे उन्होंने अपने क्रिस की आवाज सुनी थी, कैसे वह अपने माता पिता के साथ स्वस्थ और खुश थीं। उन्होंने बच्ची द्वारा व्यक्त की गई अन्य भावनाओं के बारे में बताया जो नन्ही क्रिस्टोबेल की याद में मुझे बिल्कुल असंभव लगीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिता और माता प्यारी श्रीमती स्प्रैग से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जाहिर है उसने बीच में ही बात काट दी। तुम मजाक कर रहे हो पेथरिक। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। इस विषय पर लिखने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी गवाही मैं बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करूंगा और उनके द्वारा सुझाए गए किसी भी माध्यम को मुझे सम्मान और विश्वसनीयता देनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस श्रीमती स्प्रैग की पुष्टि हो चुकी है। श्रीमती स्प्रैग को लेकर साइमन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उन्हें स्वर्ग ने उसके पास भेजा था। वह उनसे उस जल स्थल पर मिला था जहां उसने गर्मियों में 2 महीने बिताए थे। एक संयोगवश हुई मुलाकात और उसका क्या ही अद्भुत परिणाम निकला। मैं बहुत असंतुष्ट होकर चला गया। मेरे सबसे बुरे डर सच हो गए थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर सकता हूं। काफी सोच विचार और विचार विमर्श के बाद मैंने फिलिप कैरोड को लिखा, जिन्होंने, जैसा कि मैंने बताया, अभी अभी क्लोड की सबसे बड़ी लड़की ग्रेस से शादी की थी। मैंने उनके सामने मामला रखा, बेशक बेहद सावधानी से रखी गई भाषा में। मैंने इस खतरे की ओर इशारा किया कि ऐसी महिला उस बूढ़े आदमी के मन पर हावी हो सकती है।
और मैंने सुझाव दिया कि अगर हो सके तो मिस्टर क्लोड को कुछ प्रतिष्ठित आध्यात्मिक मंडलियों से संपर्क कराया जाना चाहिए। मुझे लगा कि फिलिप गैरोड के लिए यह व्यवस्था करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। गैरोड ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने महसूस किया, जो मैंने नहीं किया, कि साइमन क्लोड का स्वास्थ्य बहुत ही नाजुक स्थिति में था और एक व्यावहारिक व्यक्ति के रूप में वह अपनी पत्नी या उसकी बहन और भाई को उस विरासत से वंचित नहीं होने देना चाहते थे जो उनके हक में थी। वह अगले हफ्ते आए, अपने साथ मेहमान के रूप में प्रसिद्ध प्रोफेसर लॉन्गमैन को लेकर आए। लॉन्गमैन एक उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे, एक ऐसे व्यक्ति जिनका अध्यात्म से जुड़ाव बाद वाले के साथ सम्मान से पेश आने के लिए मजबूर करता था। न केवल एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, वह अत्यंत ईमानदारी और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति थे। यात्रा का परिणाम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। ऐसा लगता है कि लॉन्गमैन ने वहां रहते हुए बहुत कम कहा था। 2 सत्र आयोजित किए गए थे, किन परिस्थितियों में मुझे नहीं पता। लॉन्गमैन जब तक घर में थे उन्होंने कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई, लेकिन अपने जाने के बाद उन्होंने फिलिप गैरोड को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने स्वीकार किया कि वे श्रीमती स्प्रैग को धोखाधड़ी करते हुए नहीं पकड़ पाए थे। फिर भी उनकी निजी राय थी कि ये घटनाएं वास्तविक नहीं थीं। उन्होंने कहा कि श्री गैरोड, यदि वे उचित समझें तो इस पत्र को अपने चाचा को दिखाने के लिए स्वतंत्र हैं, और उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें स्वयं श्री क्लोड को किसी पूर्ण निष्ठावान माध्यम से संपर्क कराना चाहिए। फिलिप गैरोड यह पत्र सीधे अपने चाचा के पास ले गए थे, लेकिन परिणाम वह नहीं निकला जिसकी उन्होंने अपेक्षा की थी। बूढ़ा व्यक्ति अत्यंत क्रोधित हो उठा। यह सब श्रीमती स्प्रैग को बदनाम करने की एक साजिश थी, जो एक बदनाम और आहत संत थीं। उन्होंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि इस देश में उनके प्रति कितनी तीव्र ईर्ष्या है। उन्होंने बताया कि लॉन्गमैन को यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि उन्होंने धोखाधड़ी नहीं पकड़ी थी। यूरिडाइस स्प्रैग उनके जीवन के सबसे कठिन समय में उनके पास आई थीं। उन्होंने उन्हें सहायता और सांत्वना दी थी, और वह उनके पक्ष में बोलने के लिए तैयार थे, चाहे इसके लिए उन्हें अपने परिवार के हर सदस्य से झगड़ा ही क्यों न करना पड़े। वह उनके लिए दुनिया में किसी और से बढ़कर थीं। फिलिप गैरोड को बिना किसी औपचारिकता के घर से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन उनके गुस्से के कारण क्लोड की सेहत और भी बिगड़ गई। पिछले 1 महीने से वह लगातार बिस्तर पर ही रहे थे, और अब पूरी संभावना थी कि जब तक मौत उन्हें आजाद न कर दे तब तक वह बिस्तर पर ही पड़े रहें। फिलिप के जाने के 2 दिन बाद मुझे एक जरूरी बुलावा आया और मैं जल्दी से वहां गया। क्लोड बिस्तर पर थे और मेरी आम आदमी की नजर में भी बहुत बीमार लग रहे थे। उनकी सांस फूल रही थी। यह मेरा अंत है, उन्होंने कहा। मैं इसे महसूस कर रहा हूं। मुझसे बहस मत करो, पैथरिक, लेकिन मरने से पहले मैं उस इंसान के लिए अपना फर्ज निभाऊंगा जिसने दुनिया में किसी और से ज्यादा मेरे लिए किया है। मैं एक नई वसीयत बनाना चाहता हूं। जरूर, मैंने कहा, अगर आप मुझे अभी निर्देश दे दें तो मैं एक वसीयत तैयार करके आपको भेज दूंगा। ऐसा नहीं चलेगा, उन्होंने कहा। अरे यार, मैं शायद रात भर जिंदा ना रह पाऊं। मैंने जो चाहा वो यहीं लिख दिया है। उन्होंने तकिए के नीचे टटोला। और आप ही बता सकते हैं कि ये सही है या नहीं। उन्होंने एक कागज निकाला जिस पर पेंसिल से कुछ शब्द खुरदुरे से लिखे थे। ये बिल्कुल सरल और स्पष्ट था। उन्होंने अपनी भतीजी और भतीजे दोनों को 5,000 पाउंड दिए और अपनी बची हुई संपत्ति यूरिडाइस स्प्रैग को कृतज्ञता और प्रशंसा में दे दी। मुझे ये पसंद नहीं आया, लेकिन ये रहा। दिमाग खराब होने का कोई सवाल ही नहीं था। बूढ़ा आदमी किसी भी इंसान जितना ही समझदार था। उन्होंने 2 नौकरों के लिए घंटी बजाई। वे तुरंत आ गए। नौकरानी एम्मा गॉन्ट एक लंबी अधेड़ उम्र की महिला थी जो कई सालों से वहां काम कर रही थी और जिसने क्लोड की बड़े ध्यान से देखभाल की थी। उसके साथ रसोइयां भी आई जो 30 साल की एक हृष्ट-पुष्ट युवती थी। साइमन क्लोड ने अपनी घनी भौहों के नीचे से उन दोनों को घूरा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी वसीयत की गवाह बनो। एम्मा, मुझे मेरा फाउंटेन पेन ला दो। एम्मा आज्ञाकारी ढंग से मेज के पास गई। वह बाएं हाथ वाली दराज नहीं लड़की, बूढ़े साइमन ने चिढ़कर कहा। क्या तुम्हें नहीं पता कि वह दाएं हाथ वाली दराज में है?
नहीं, वह यहीं है साहब, एम्मा ने उसे पेश करते हुए कहा। तो तुमने पिछली बार उसे गलत जगह रख दिया होगा, बूढ़े आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि चीजें अपनी सही जगह पर न रखी जाएं। अभी भी बड़बड़ाते हुए उसने उससे कलम ले ली और मेरे द्वारा संशोधित अपने कच्चे मसौदे को एक नए कागज पर लिख लिया। फिर उसने अपने हस्ताक्षर कर दिए। एम्मा गॉन्ट और रसोइया लूसी डेविड ने भी हस्ताक्षर किए। मैंने वसीयत को मोड़कर एक लंबे नीले लिफाफे में डाल दिया। आप समझ रहे होंगे कि यह अनिवार्य रूप से एक साधारण कागज पर लिखी गई थी। जैसे ही नौकर कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़े, क्लोड हाँफते हुए और विकृत चेहरे के साथ तकियों पर लेट गया। मैं बेचैनी से उसके ऊपर झुक गया और एम्मा गॉन्ट जल्दी से वापस आ गई। हालांकि बूढ़ा आदमी संभल गया और मंद मंद मुस्कुराया। ठीक है पैथरिक, घबराओ मत। खैर, अब मैं जो करना चाहता था वह कर चुका हूं और आराम से मर जाऊंगा। एम्मा गॉन्ट ने मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देखा, मानो जानना चाह रही हों कि क्या वह कमरे से बाहर जा सकती हैं। मैंने आश्वस्त करते हुए सिर हिलाया और वह बाहर चली गईं। पहले वह नीला लिफाफा उठाने के लिए रुकीं, जो मैंने घबराहट में जमीन पर गिरा दिया था। उन्होंने उसे मुझे दिया और मैंने उसे अपने कोट की जेब में रख लिया और फिर वह बाहर चली गईं। तुम नाराज हो पैथरिक, साइमन क्लोड ने कहा। तुम भी बाकियों की तरह पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो। यह पूर्वाग्रह का सवाल नहीं है, मैंने कहा। श्रीमती स्प्रैग शायद वही हैं जो वह होने का दावा करती हैं। मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि आप उनके लिए कृतज्ञता की एक छोटी सी विरासत छोड़ जाएं। लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, क्लोड, कि किसी अजनबी के लिए अपने ही खून पसीने की संपत्ति से वंचित करना गलत है। यह कहकर मैं जाने के लिए मुड़ा। मैंने जो कर सकता था वह कर दिया और अपना विरोध दर्ज करा दिया। मैरी क्लोड ड्राइंग रूम से बाहर आईं और हॉल में मुझसे मिलीं। जाने से पहले चाय तो पियोगी ना? इधर आओ। और वह मुझे ड्राइंग रूम में ले गई। चूल्हे पर आग जल रही थी और कमरा आरामदायक और खुशनुमा लग रहा था। जैसे ही उसका भाई जॉर्ज कमरे में आया, उसने मेरा ओवरकोट उतार दिया। उसने उसे उससे लिया और कमरे के दूर वाले कोने में एक कुर्सी पर रख दिया। फिर वह वापस आग के पास आ गया जहां हमने चाय पी। खाने के दौरान उस जायदाद से जुड़े किसी मुद्दे पर एक सवाल उठा। साइमन क्लोड ने कहा कि वह इससे परेशान नहीं होना चाहता और उसने फैसला जॉर्ज पर छोड़ दिया था। जॉर्ज अपने फैसले पर भरोसा करने को लेकर थोड़ा घबराया हुआ था। मेरे सुझाव पर हम चाय के बाद अध्ययन कक्ष में चले गए और मैंने संबंधित कागजात देखे। मैरी क्लोड हमारे साथ थीं। 50 घंटे बाद मैं जाने के लिए तैयार हुआ। मुझे याद आया कि मैंने अपना ओवरकोट ड्राइंग रूम में छोड़ दिया था। मैं उसे लेने वहां गया। कमरे में सिर्फ श्रीमती स्प्रैग थीं, जो उस कुर्सी के पास घुटनों के बल बैठी थीं जिस पर ओवरकोट रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे क्रेटन कवर के साथ कुछ अनावश्यक कर रही हों। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, उनका चेहरा बहुत लाल हो गया। वह कवर कभी ठीक से बैठता ही नहीं, उन्होंने शिकायत की। अरे, मैं खुद ही इससे बेहतर फिट कर सकती हूं। मैंने अपना ओवरकोट उठाया और उसे पहन लिया। ऐसा करते हुए मैंने देखा कि वसीयत वाला लिफाफा जेब से गिरकर जमीन पर पड़ा था। मैंने उसे अपनी जेब में रख लिया, अलविदा कहा और वहां से चला गया। अपने कार्यालय पहुंचने पर मैं अपने अगले कदमों का सावधानीपूर्वक वर्णन करूंगा। मैंने अपना ओवरकोट उतारा और वसीयत जेब से निकाली। वह मेरे हाथ में थी और मैं मेज के पास खड़ा था जब मेरा क्लर्क अंदर आया। कोई मुझसे टेलीफोन पर बात करना चाहता था और मेरी मेज का एक्सटेंशन खराब था। मैं उसके साथ बाहरी कार्यालय में गया और वहां लगभग 5 मिनट तक टेलीफोन पर बातचीत करता रहा। जब मैं बाहर निकला तो मैंने अपने क्लर्क को मेरा इंतजार करते पाया। श्रीमान आपसे मिलने आए हैं। मैंने उन्हें आपके कार्यालय में ले गया। मैं वहां गया तो श्रीमान स्प्रैग मेज के पास बैठे थे। वे उठे और कुछ
चापलूसी भरे अंदाज में मेरा अभिवादन किया, फिर एक लंबा तर्कपूर्ण भाषण दिया। मुख्यतः यह अपने और अपनी पत्नी के लिए एक असहज सफाई लग रही थी। उन्हें डर था कि लोग क्या क्या कह रहे होंगे, वगैरह वगैरह। उनकी पत्नी बचपन से ही अपने दिल की पवित्रता और अपने इरादों के लिए जानी जाती थीं, वगैरह वगैरह। मुझे डर है कि मैं उनके साथ थोड़ा रूखा था। अंत में मुझे लगता है उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मुलाकात सफल नहीं हो रही है और वे अचानक ही चले गए। तब मुझे याद आया कि मैंने वसीयत मेज पर ही छोड़ दी थी। मैंने उसे लिया, लिफाफा सील किया, उस पर कुछ लिखा और उसे तिजोरी में रख दिया। अब मैं अपनी कहानी के मूल में आता हूं। 2 महीने बाद श्री साइमन क्लोड की मृत्यु हो गई। मैं लंबी चौड़ी चर्चाओं में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ तथ्य बताऊंगा। जब वसीयत वाला सीलबंद लिफाफा खोला गया तो उसमें एक कोरा कागज निकला। वह रुका और दिलचस्पी दिखाने वाले चेहरों के घेरे में इधर उधर देखने लगा। वह खुद भी एक खास खुशी से मुस्कुराया। बेशक, आप बात समझ रहे हैं। 2 महीने तक सीलबंद लिफाफा मेरी तिजोरी में पड़ा रहा। तब उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती थी। नहीं, समय सीमा बहुत कम थी। वसीयत पर हस्ताक्षर करने और उसे तिजोरी में बंद करने के बीच अब किसे मौका मिला था और ऐसा करने से किसे फायदा होगा। मैं जरूरी बातों को संक्षेप में दोहराऊंगा। वसीयत पर मिस्टर क्लोड ने हस्ताक्षर किए थे और मैंने उसे एक लिफाफे में रखा था। अब तक तो ठीक है। फिर मैंने उसे अपने ओवरकोट की जेब में रख लिया। मैरी ने वह ओवरकोट मुझसे लिया और जॉर्ज को दे दिया, जो कोट संभालते समय मेरी पूरी नजर में था। जब मैं अध्ययन कक्ष में था तब श्रीमती यूरिडाइस स्प्रैग के पास कोट की जेब से लिफाफा निकालकर उसकी सामग्री पढ़ने के लिए काफी समय होता, और वास्तव में लिफाफा जेब में न होकर जमीन पर पड़ा हुआ मिलना इस ओर इशारा करता है कि उन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन यहां हम एक दिलचस्प बात पर आते हैं। उनके पास कोरा कागज बदलने का अवसर तो था, लेकिन कोई मकसद नहीं था। वसीयत उनके पक्ष में थी और कोरा कागज बदलकर उन्होंने उस विरासत से खुद को वंचित कर लिया जिसे पाने के लिए वे इतनी उत्सुक थीं। यही बात श्री स्प्रैग पर भी लागू होती है। उन्हें भी यह अवसर मिला था। उन्हें मेरे कार्यालय में उस दस्तावेज के साथ 2-3 मिनट के लिए अकेला छोड़ दिया गया था, लेकिन फिर ऐसा करना उनके लिए फायदेमंद नहीं था। तो हमारे सामने यह अजीब समस्या है। जिन 2 लोगों को कोरा कागज बदलने का अवसर मिला, उनके पास ऐसा करने का कोई मकसद नहीं था, और जिन 2 लोगों के पास कोई मकसद था, उनके पास कोई मौका नहीं था। वैसे मैं नौकरानी एम्मा गॉन्ट को संदेह से बाहर नहीं रखूंगा। वह अपने युवा स्वामी और स्वामिनी के प्रति समर्पित थी और स्प्रैग्स से घृणा करती थी। मुझे यकीन है अगर उसने सोचा होता तो वह बदलने की कोशिश जरूर करती। हालांकि उसने लिफाफा जमीन से उठाकर मुझे देते समय उसे सचमुच छुआ था, फिर भी उसे उसके अंदर की चीजों से छेड़छाड़ करने का कोई मौका नहीं मिला, और वह किसी चालाकी से, जो वैसे भी वह कर नहीं सकती थी, दूसरा लिफाफा नहीं बदल सकती थी, क्योंकि वह लिफाफा मैं ही घर में लाया था और वहां किसी के पास उसकी नकल होने की संभावना नहीं थी। वह सभा पर मुस्कुराते हुए चारों ओर देखने लगा। अब मेरी छोटी सी समस्या है। मुझे उम्मीद है कि मैंने इसे स्पष्ट रूप से बता दिया है। मुझे आपके विचार सुनने में दिलचस्पी होगी। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और मिस मार्पल ने एक लंबी और लंबी हंसी निकाली। ऐसा लग रहा था कि कुछ उन्हें बहुत मनोरंजक लग रहा था। क्या बात है आंटी जेन, क्या हम मजाक साझा नहीं कर सकते? रेमंड ने कहा। मैं छोटे टॉमी साइमंड्स के बारे में सोच रहा था। एक शरारती छोटा लड़का। मुझे डर है, लेकिन कभी कभी बहुत मजेदार होता है। उन मासूम बच्चों जैसे चेहरों वाले बच्चों में से एक जो हमेशा कोई न कोई शरारत करते रहते हैं। मैं सोच रहा था कि पिछले हफ्ते संडे स्कूल में उसने कैसे कहा था, शिक्षक, क्या आप कहती हैं कि अंडे की जर्दी सफेद होती है या अंडे की जर्दी सफेद होती है? और मिस डर्स्टन ने समझाया कि कोई भी कहेगा अंडे की जर्दी सफेद होती है या अंडे की जर्दी सफेद होती है।
और शरारती टॉमी ने कहा, ठीक है, मुझे कहना चाहिए कि अंडे की जर्दी पीली होती है। बेशक, उसकी यह बहुत शरारत है और पहाड़ों जितनी पुरानी। मैं इसे बचपन से जानता था। बहुत मजेदार है मेरी प्यारी आंटी जेन, रेमंड ने धीरे से कहा, लेकिन निश्चित रूप से इसका उस दिलचस्प कहानी से कोई लेना देना नहीं है जो मिस्टर पैथरिक हमें सुना रहे हैं। ओह हाँ है, मिस मार्पल ने कहा, ये तो कमाल की बात है और मिस्टर पैथरिक की कहानी भी कमाल की है, बिल्कुल वकील जैसी। आह मेरे प्यारे पुराने दोस्त। उसने उसे फटकारते हुए सिर हिलाया। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम सच में जानते हो, वकील ने पलक झपकते कहा। मिस मार्पल ने एक कागज पर कुछ शब्द लिखे, उन्हें मोड़ा और उसे दे दिया। मिस्टर पैथरिक ने कागज खोला, उस पर लिखा पढ़ा और प्रशंसा भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। मेरी प्यारी दोस्त, उन्होंने कहा, क्या ऐसी कोई बात है जो तुम नहीं जानती? मैं यह बात बचपन में जानता था, मिस मार्पल ने कहा, इसके साथ भी खेला। मुझे लगता है कि यह कुछ समझ से बाहर है, सर हेनरी ने कहा। मुझे यकीन है कि मिस्टर पैथरिक के पास कोई चालाक कानूनी चालबाजी जरूर है। बिल्कुल नहीं, मिस्टर पैथरिक ने कहा, बिल्कुल नहीं। यह बिल्कुल निष्पक्ष और सीधा प्रस्ताव है। आपको मिस मार्पल पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चीजों को देखने का उनका अपना नजरिया है। हमें सच्चाई तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए, रेमंड वेस्ट ने थोड़ा झुंझलाकर कहा। तथ्य निश्चित रूप से काफी स्पष्ट प्रतीत होते हैं। 5 लोगों ने वास्तव में उस लिफाफे को छुआ था। स्प्रैग्स स्पष्ट रूप से उसमें दखल दे सकते थे, लेकिन उतना ही स्पष्ट रूप से उन्होंने ऐसा नहीं किया। बाकी 3 बचे हैं। अब जब कोई देखता है कि जादूगर किसी चीज को अपनी आंखों के सामने कैसे अंजाम देते हैं, तो मुझे लगता है कि जॉर्ज क्लोड ने उस समय उस कागज को निकालकर उसकी जगह दूसरा रख दिया होगा, जब वह ओवरकोट को कमरे के दूर वाले छोर तक ले जा रहा था। खैर, मुझे लगता है कि वह लड़की थी, जॉयस ने कहा। मुझे लगता है कि नौकरानी दौड़कर नीचे आई और उसे बताया कि क्या हो रहा है, और उसने एक और नीला लिफाफा लिया और बस एक को दूसरे से बदल दिया। सर हेनरी ने अपना सिर हिलाया। मैं आप दोनों से असहमत हूं, उन्होंने धीरे से कहा। इस तरह की चीजें जादूगर करते हैं और ये मंच पर और उपन्यासों में भी होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि असल जिंदगी में ऐसा करना नामुमकिन होगा, खासकर मेरे दोस्त मिस्टर पैथरिक जैसे आदमी की चतुर निगाहों के सामने। लेकिन मेरे पास एक विचार है। यह सिर्फ एक विचार है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम जानते हैं कि प्रोफेसर लॉन्गमैन हाल ही में एक मुलाकात के लिए आए थे और उन्होंने बहुत कम बात की। यह मानना वाजिब है कि स्प्रैग्स उस मुलाकात के नतीजे को लेकर बहुत चिंतित रहे होंगे। अगर साइमन क्लोड ने उन्हें अपने भरोसे में नहीं लिया होता, जो कि पूरी तरह मुमकिन है, तो हो सकता है कि उन्होंने मिस्टर पैथरिक को बुलाने को बिल्कुल अलग नजरिए से देखा हो। उन्होंने शायद यह मान लिया होगा कि मिस्टर क्लोड ने पहले ही एक वसीयत बना दी थी, जिससे यूरिडाइस स्प्रैग को फायदा हुआ था, और यह नई वसीयत प्रोफेसर लॉन्गमैन के खुलासे के बाद उसे बाहर करने के स्पष्ट उद्देश्य से बनाई गई होगी। या फिर जैसा कि आप वकील कहते हैं, फिलिप गैरोड ने अपने चाचा पर अपने सगे संबंधियों के दावों का प्रभाव डाला होगा। उस स्थिति में मान लीजिए कि श्रीमती स्प्रैग एक प्रतिस्थापन करने के लिए तैयार थीं। वह ऐसा करती हैं, लेकिन मिस्टर पैथरिक एक दुर्भाग्यपूर्ण क्षण में आ गए। उनके पास असली दस्तावेज पढ़ने का समय नहीं था और उन्होंने जल्दी से उसे आग में जला दिया, कहीं वकील को अपने नुकसान का पता न चल जाए। जॉयस ने बहुत दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। वह इसे बिना पढ़े कभी नहीं जलाएंगी। यह समाधान थोड़ा कमजोर है, सर हेनरी ने स्वीकार किया। मुझे लगता है मिस्टर पैथरिक ने स्वयं ईश्वर की सहायता नहीं की। यह सुझाव केवल एक हंसी का था, लेकिन छोटे वकील ने अपमानित गरिमा के साथ खुद को खड़ा कर लिया। एक बहुत ही अनुचित सुझाव, उसने कुछ तीखेपन के साथ कहा। डॉ पेंडर क्या कहते हैं? सर हेनरी ने पूछा। मैं यह नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई स्पष्ट विचार है। मुझे लगता है कि यह बदलाव श्रीमती स्प्रैग या उनके पति ने किया होगा। संभवतः
उसी मकसद से जो सर हेनरी बताते हैं। अगर उन्होंने श्री पेथरिक के जाने के बाद तक वसीयत नहीं पढ़ी होती तो वे कुछ दुविधा में पड़ जाती, क्योंकि वे इस मामले में अपने की जिम्मेदारी नहीं ले पाती। हो सकता है कि वे इसे श्री क्लोड के कागजात के बीच रख देती, जहां उन्हें लगता कि यह उनकी मृत्यु के बाद मिल जाएगा। लेकिन यह क्यों नहीं मिला मुझे नहीं पता। यह महज एक अटकल हो सकती है कि एम्मा गॉन्ट को यह मिल गया और अपने मालिकों के प्रति अनुचित निष्ठा के कारण जानबूझकर इसे नष्ट कर दिया। मुझे लगता है कि डॉ पेंडर का समाधान सबसे अच्छा है, जॉयस ने कहा। क्या यह सही है श्री पेथरिक? वकील ने अपना सिर हिलाया। मैं वहीं से आगे बढ़ूंगा जहां से मैंने छोड़ा था। मैं अचंभित था और आप सभी की तरह ही असमंजस में था। मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी सच्चाई का अंदाजा लगाना चाहिए था, शायद नहीं, लेकिन मुझे ज्ञान जरूर मिला, और यह भी बड़ी चतुराई से किया गया था। मैं लगभग 1 महीने बाद फिलिप कैरोट के साथ खाना खाने गया, और रात के खाने के बाद की हमारी बातचीत में उन्होंने एक दिलचस्प मामले का जिक्र किया जो हाल ही में उनके ध्यान में आया था। मैं तुम्हें इसके बारे में बताना चाहूंगा पेथरिक, बेशक, पूरी गोपनीयता के साथ। बिल्कुल, मैंने जवाब दिया। मेरा एक दोस्त जो अपने एक रिश्तेदार से बहुत उम्मीदें रखता था, यह जानकर बहुत दुखी हुआ कि वह रिश्तेदार एक बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की सोच रहा था। मुझे डर है कि मेरा दोस्त अपने तौर तरीकों में थोड़ा बेईमान है। घर में एक नौकरानी थी जो उस व्यक्ति के हितों के प्रति बहुत समर्पित थी, जिसे मैं वैध पक्ष कह सकता हूं। मेरे दोस्त ने उसे बहुत ही सरल निर्देश दिए। उसने उसे एक फाउंटेन पेन दिया जो पूरी तरह से भरा हुआ था। उसे इसे अपने मालिक के कमरे में लिखने की मेज की एक दराज में रखना था, लेकिन उस दराज में नहीं जहां आमतौर पर पेन रखा जाता था। अगर उसका मालिक उसे किसी दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर की गवाही देने के लिए कहता और उसे अपना पेन लाने के लिए कहता, तो उसे सही पेन नहीं, बल्कि यह पेन लाना था जो उसकी हूबहू नकल हो। उसे बस इतना ही करना था। उसने उसे और कोई जानकारी नहीं दी। वह एक समर्पित व्यक्ति थी और उसने उसके निर्देशों का पूरी ईमानदारी से पालन किया। वह बीच में ही रुक गया और बोला, मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें बोर नहीं कर रहा हूं पेथरिक। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। मुझे गहरी दिलचस्पी है। हमारी नजरें मिली। मेरे दोस्त को, जाहिर है आप नहीं जानते, उसने कहा। बिल्कुल नहीं, मैंने जवाब दिया। तो फिर कोई बात नहीं, फिलिप कैरोट ने कहा। वह रुका और फिर मुस्कुराते हुए बोला, समझ रहे हो, पेन में आमतौर पर एवेंसेंट इंक नाम की स्याही भरी होती थी। पानी में स्टार्च का एक घोल जिसमें आयोडीन की कुछ बूंदें मिलाई जाती हैं। इससे एक गहरा नीला काला तरल पदार्थ बनता है, लेकिन 4-5 दिनों में लिखावट पूरी तरह से गायब हो जाती है। मिस मार्पल हंस पड़ी। गायब होने वाली स्याही, उन्होंने कहा। मुझे पता है, बचपन में मैंने इससे कई बार खेला है। और वह उन सब पर मुस्कुराई और मिस्टर पेथरिक की तरफ एक बार फिर उंगली हिलाने के लिए रुकी। लेकिन फिर भी यह एक चाल है मिस्टर पेथरिक, उन्होंने कहा, बिल्कुल एक वकील की तरह। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।